वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और अभ्यारण्य। ये हमारे जितने भी एमपीपीएससी, यूपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहले हम देखते हैं क्या है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसे हम नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जिसे राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए अलग रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक उद्यान है जिसे राष्ट्रीय सरकार द्वारा अद्वितीय राष्ट्रीय प्राकृतिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण संरक्षण उद्देश्यों के लिए नामित किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि इस समय में जहाँ हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, शहरीकरण होता चला जा रहा है ना, तो जंगलों की कटाई जो है वो बहुत बड़े तौर पे करी जा रही है। अब उसके कारण होता यह है कि हमारा जितने भी जंगल हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो उसी से बचने के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान का कंसेप्ट जो है ये सरकार लेकर आई है। तो विश्व के स्तर पर हो, चाहे वो भारत के स्तर पे हो या देशों के स्तर पे हो, ये राष्ट्रीय उद्यान वाला जो कंसेप्ट है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन की बात करते हैं या रेस्टोरेशन की बात करते हैं, वो कंसेप्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय सरकार क्या करती है कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस पर्टिकुलर जगह को अलग रखती है। तो यहाँ पर क्या होता है, केवल यहाँ पे राष्ट्रीय प्राकृतिक या अकेला प्राकृतिक संरक्षण का काम नहीं होता है, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण भी इसे एक अलग इम्पोर्टेंस मिली हुई है। ठीक है, यह प्राकृतिक, अर्ध प्राकृतिक या विकसित भूमि का एक क्षेत्र है जिसे सरकार संरक्षित करती है और इसका स्वामित्व रखती है। तो अगर आप देखेंगे कि इसको जो कंट्रोल करती है, इसका जो स्वामित्व होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे यहाँ की जो केंद्र सरकार होती है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक तौर पे हो या अर्ध प्राकृतिक तौर पर हो, इसका दोनों का स्वामित्व कौन रखती है? केंद्र सरकार रखती है। ठीक है, अब इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों की जाती है? तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई ज्यादा हो रही है, तो उसी के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना करी जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्यजीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, संरक्षण और सुरक्षा दोनों ही चीजें राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे वन्यजीवों और वनस्पतियों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान राष्ट्रीय उद्यानों के द्वारा करी जाती है। तो इसमें कई प्रकार की कानूनन प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण वहां पर कुछ ऐसी चीजें करी जाती है जिसके कारण उसका संरक्षण, संवर्धन किया जा सके। अब हम देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, वहां पर पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र हैं, उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पौधों और जानवरों की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ दूसरे लोग नहीं रहते। यह उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी पुनर्स्थापित करता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में आम जनता जो रहती है, वहां की कोई ट्राइबल पीपल, वो भी वहां वास करते हैं। तो जहां पर ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र होते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में आते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत में आदिवासी क्योंकि जो पारंपरिक जीवन या जो उनकी पुनर्स्थापना के जो सिस्टम होता है वो भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत किया जाता है। तो पौधों और जानवरों के हिसाब से आदिवासी के जो पारंपरिक जीवन है उसको भी पुनर्स्थापित किसके द्वारा किया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा। वे उस क्षेत्र के जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। तो यहाँ के जो आदिवासी होते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं, ये वहाँ की जैव विविधता जो है उसके संरक्षण का कार्य भी करते हैं। तो आपने कई प्रकार के ऐसे ट्राइबल लोगों के बारे में सुना होगा जो कोशिश करते हैं कि वहां पर जंगलों की सुरक्षा का जो काम होता है वो उन्हीं के अंतर्गत में आता है। तो वहां पर जो पंचायतें होती है या उनका जो कानूनन सिस्टम जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? इन आदिवासियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का एक ऐसा क्षेत्र है जो इसके निवासियों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित और यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम MAB द्वारा नामित किया जाता है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने और काम करने के लिए
अभिनव दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने और काम करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ये इस लाइन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आदिवासियों का जो तरीका रहता है रहन सहन का, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य वाला रहता है, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व में आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी पुनर्स्थापित किया जाता है। अब हम देखेंगे अभ्यारण्य क्या है या अभ्यारण्य का अर्थ क्या होता है। तो अभ्यारण्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अभय प्लस आरण्य। इसका अर्थ होता है ऐसा अरण्य या वन जहां जानवर बिना किसी भय के रहते हैं। तो सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। तो सरकार या अन्य संस्था, देखिए जो पहले अभी हमने देखा उसमें सरकार के द्वारा वो हर से स्थापित होती थी, लेकिन अभ्यारण्य जो होता है किसी अन्य संस्था द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा एक संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को हम अभ्यारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? पशु पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना, उसका विकास करना व शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना होता है। तो अभ्यारण्य के अंदर में हम लोग रिसर्च का काम भी करते हैं जो बाद में शिक्षाओं के लिए उपयोग होता है ना, शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र की मदद के लिए होता है। साथ में अभ्यारण्य के कारण यहाँ पर जो पशु विहार बनाए जाते हैं या पक्षी विहार बनाए जाते हैं, उनका विकास भी उसी के द्वारा कराया जाता है। खास तौर की बात यह है कि अभ्यारण्य में यहाँ पे शिकारियों को नियंत्रित किया जाता है और शिकार करना गैर कानूनी है। तो आप कहीं ना कहीं नेशनल पार्क में अगर कोई शिकार हो जाता है तो उसमें उतनी कानून प्रक्रिया नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है। तो अभ्यारण्य में आप बिल्कुल शिकार नहीं कर सकते, वो टोटल गैर कानूनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, विशेष रूप से पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र है। इसको ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान इसके अलावा बड़े संरक्षित क्षेत्र है जो संरक्षण के अलावा इस तरह की गतिविधियां प्रदान करते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है? विशेष रूप से पौधों और जानवरों की प्रजातियों का संरक्षण होता है, और राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित क्षेत्र है जहां पे संरक्षण के अलावा, मतलब ये संरक्षण तो होता ही है, इसके अलावा अदर जो उसकी गतिविधियां हैं वो भी प्रदान करी जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर अभ्यारण्य से बड़े भी होते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान अक्सर आमतौर पर अभ्यारण्य से हमेशा बड़े पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये जो आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में येलोस्टोन पार्क, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये जो क्षेत्र है येलोस्टोन पार्क का, ये येलोस्टोन दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, येलोस्टोन दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। येलोस्टोन ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, ये इस क्षेत्र का जो पता है वह कैसा है? येलोस्टोन ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, येलोस्टोन नेशनल पार्क, व्योमिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो व्योमिंग नाम की जो जगह है वहां पर येलोस्टोन नेशनल पार्क है, उसके अंदर येलोस्टोन ग्रैंड प्रिज्म स्प्रिंग भी पाया जाता है। यहाँ पर गर्म पानी के स्रोत हैं वो आपको मिलेंगे। 1872 में येलोस्टोन नेशनल पार्क को संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, जो दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था। तो इसकी स्थापना बेसिकली कब हुई थी? 1872 के पास में। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अब भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राष्ट्रीय पार्क का पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। तो कॉर्बेट जो है, कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो ये पड़ता कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, ये रामनगर के पास में कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है। 1957 में एक महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक है,
अब ये पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, बाद में एक महान प्रकृतिवादी थे जो संरक्षण का भी काम करते थे, उनका नाम क्या था, जिम कॉर्बेट। तो बाद में इसका नाम चेंज करके क्या हो गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया था। इसकी दूरी जो है वो नैनीताल से कालाडूंगी एवं रामनगर होते हुए 118 किलोमीटर की है। ठीक है, अब देखेंगे भारत का पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। केवला देवी। तो ये राजस्थान का ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो केवला देव, राजस्थान का ये क्षेत्र क्या कहलाता है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है, एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्या किया गया, 1971 में से संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बाद में 1985 में विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। 1985 में इसको फिर बाद में विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको किस नाम से जाना जाता था, भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका नाम रखिए, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। राजस्थान का ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य रहा और 1985 में से विशेष धरोहर की भी घोषित किया गया। इसका पूर्व नाम क्या था, भरतपुर पक्षी विहार। अब आप मुझे यहाँ पे ये देखकर बताएंगे कि ये जो पक्षी है इनका नाम क्या है, और कमेंट सेक्शन मुझे आप क्लियर करके देंगे कि ये पक्षी इनका नाम है क्या और ये कहाँ से आते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस राजस्थान में क्या है। अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य छोटे रण के कच्चे में गुजरात में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसे हम वाइल्ड एक्स सेंचुरी कहते हैं। ये गुजरात का जो हिस्सा आप देख रहे हैं गुजरात के अंतर्गत में आता है। इसे वाइल्ड एक्स सेंचुरी या जंगली गधा अभ्यारण्य कहा गया जाता है, जो रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। ये 4954 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर। अगर आपको इसका इतिहास पता हो तो प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली क्या हुआ था, अंग्रेजों के जमाने के दौर से बाघों का शिकार जो था वो हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे हो गया था, जिसके कारण बाघों की संख्या जो थी हमारे भारत में तदनंतर गिरती चली जा रही थी। इसको देखते हुए विश्व में भी अगर देखा जाए तो बाघों की संख्या की लगातार गिरावट देखी गई थी। इसीलिए बाघों के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भारत में चालू किया गया। तो ये क्या करता है, भारत में लुप्त प्राय बाघों की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक वन्यजीव संरक्षण आंदोलन है। इस परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी, 1973 में भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। मार्च 2024 तक 55 संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें परियोजना के तहत बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। तो इन जगहों पर किया क्या जाता है, बाघों का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूजुअली पूछा जाता है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस बाघ का क्या है, वैज्ञानिक नाम। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो ज्यादा याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इस परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी और इसको किसने चालू किया था, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे चालू किया गया था 1973 में। अब भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कहाँ है, भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना जिसे हम टाइगर रिजर्व के विषय में हम बात करें तो एनएसटीआर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। एनएसटीआर का फुल फॉर्म क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, एनएसटीआर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 2595.72 वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है। एक अवधि तक लगातार गिरावट के बाद आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, उसके पहले जो सबसे ज्यादा काम किया गया था वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में किया गया था, वहां पर बाघों की संख्या ज्यादा है। अब देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो बर्मा, जिसे आज के हम समय में हम
म्यांमार के नाम से जानते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व यहीं पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है हुकाउंग वैली टाइगर रिजर्व, हुकाउंग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आप देखेंगे हुकाउंग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के अंदर टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। टाइगर रिजर्व एरिया इसका कितना है, 6500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो अगर कहीं पे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे मौजूद है, वो है कहाँ पे, म्यांमार में, जिसको बर्मा नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 24 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 7 टाइगर रिजर्व हैं, 2 खरमौर अभ्यारण्य हैं, 2 सोन पक्षी अभ्यारण्य हैं, 3 मगरमच्छ अभ्यारण्य हैं, 2 राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क हैं और 3 बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं। तो इसमें अपन धीरे धीरे इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नेशनल पार्क पे। तो मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कहाँ पड़ता है, ये देखिए यहाँ सतना है, सतना के यहाँ नीचे आपको ये मिलेगा बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ के सबसे पास कौन सा क्षेत्र पड़ता है, उमरिया, उमरिया के पास में आपको बांधवगढ़ पड़ता है। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। तो उमरिया जिले में क्या आता है, बांधवगढ़। यह राष्ट्रीय उद्यान 437 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया था तथा 1993 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो बांधवगढ़ से रिलेटेड खास पॉइंट जो है वो ये है कि ये किस जगह पे स्थित है, उमरिया जिले के पास में स्थित है। ठीक है, उद्यान का वर्ग किलोमीटर कितना है, 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था, 1968 में किया गया था। 1993 में इसे बाघ परियोजना से भी जोड़ा गया था, जिसके कारण आज ये टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो 93 में टाइगर रिजर्व बना, 1968 में ये स्थापित किया गया था। ठीक, अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मैप में अगर आप देखेंगे ये पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो जबलपुर से मंडला और मंडला से कान्हा, ये लाइन पड़ती है, मंडला के पास स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। तो यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य तथा 1955 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसको याद रखिएगा कि इसको 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये बालाघाट और मंडला जिले में स्थित है। इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है। इसे राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1976 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1974 में इसे बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत घोषित किया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बंगाल टाइगर जो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है उसका संरक्षण संवर्धन कहाँ पे होता है, कान्हा नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर बंगाल टाइगर की आपको संख्या ज्यादा मिलेगी। बंगाल टाइगर के अलावा यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क में दूसरे भी प्रजातियां मौजूद है, जिसमें भारतीय तेंदुआ, बारहसिंगा, जंगली कुत्ता, भारतीय गौर और संभार हिरण भी शामिल है। तो अगर आपको कान्हा से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए तो बंगाल टाइगर का संरक्षण संवर्धन कहाँ पे होता है, कान्हा नेशनल पार्क में। उसके अलावा भारतीय तेंदुआ, बारहसिंगा, जंगली कुत्ता, भारतीय गौर और संभार हिरण भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच अगर आप देखोगे किधर पे मौजूद है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो पेंच के आसपास में कौन सा जिला पड़ता है, सिवनी और छिंदवाड़ा। तो जबलपुर से अगर आप जाओगे तो इधर पे सिवनी एरिया पड़ता है। ठीक है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। तो पेंच की जो यहाँ पे जो छोटा सा ये दिखाया जा रहा है ये असल में इससे और ज्यादा बड़ा है।
तो पेंच का जो क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र तक में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान 758 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में स्थापित किया गया था तथा पेंच नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में ये स्थित है और महाराष्ट्र से भी फैला हुआ। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कहाँ पे और फैला हुआ है, महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान 758 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान को स्थापित किया गया था 1975 में स्थापित किया गया था तथा इसका नाम किसके ऊपर पड़ा हुआ है? वहां की बहती एक पेंच नदी है उसके ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ। अब आता है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुरा अगर आप देखेंगे होशंगाबाद के पास में पड़ता है क्या? सतपुरा। तो सतपुरा यह जो राज्य है, यह राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 524 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? सतपुरा कहाँ पे मौजूद है? होशंगाबाद जिले में मौजूद है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 524 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। ठीक है, ये होशंगाबाद के पास है। अब आता है संजय नेशनल पार्क। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर आप मैप में आप देखेंगे ये सिंगरौली पड़ता है। ये संजय नेशनल पार्क जो है ये सीधी में पड़ता है, सीधी के अंतर्गत आता है संजय नेशनल पार्क। सिंगरौली में नहीं है, सीधी में है। ठीक है, यह नेशनल पार्क 466 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। संजय नेशनल पार्क का नाम संजय पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है जो विंध्य रेंज का एक हिस्सा है और पार्क से होकर गुजरती है। तो कभी ये याद रखिएगा, कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, इसको संजय गांधी नेशनल पार्क बोलने लगते हैं कि ये, जबकि संजय गांधी नेशनल पार्क नहीं है, ये संजय नेशनल पार्क है। इसका नाम असल में यहाँ की संजय पहाड़ियां जो है, जो विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों में आता है, ये उससे एक हिस्सा क्योंकि उससे होते हुए गुजरता है, इसलिए इसका नाम क्यों संजय नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है, ये सीधी जिले में स्थित है। वर्ग किलोमीटर इसका 466 है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। अब आता है माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क अगर आप देखेंगे कि माधव नेशनल पार्क या माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। तो ये जो शिवपुरी हिस्सा है, यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत में क्या मिलेगा? माधव नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल केवल 375 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1959 में हुई थी तथा यहाँ बाघ, तेंदुआ, चील, संभार और भारतीय बाइसन सहित वनस्पतियां और जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम माधव सागर झील के नाम पर रखा गया है जो इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। यह नेशनल पार्क अपने कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें एक माधव विलास पैलेस और जॉर्ज कैसल शामिल है। ठीक है, इस खास तौर पे इस माधव नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप इसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जैसे शिवपुरी जिले के इसमें स्थित है, 375 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, स्थापना 1959 में हुई थी। अब इसका नाम किसके ऊपर पड़ा हुआ है? इसका नाम पड़ा है वहां की माधव सागर झील के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर माधव विलास पैलेस और जॉर्ज कैसल भी शामिल है, जो कि यहाँ के क्या है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 4.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1979 में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? वन विहार कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। वर्ग किलोमीटर कितना है इसका? 4.45 और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979। अब आता है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, इसे फॉसिल नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को घुघुआ जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा किस नाम से और जाना जाता है? घुघुआ जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में स्थित है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये डिंडौरी क्षेत्र है, यहाँ के डिंडौरी जिले में स्थित है।
यह नेशनल पार्क 0.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह अपने अद्वितीय भूवैज्ञानिक और पुरापाषाण कालिक महत्व के लिए जाना जाता है। फॉसिल नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी। फॉसिल नेशनल पार्क कई पौधों और जानवरों के जीवाश्म का घर है जो लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले लोअर जुरासिक काल के हैं। तो देखिए यहाँ की इंपॉर्टेंस फॉसिल नेशनल पार्क की नाम ही से आपको पता चल जाता है, क्योंकि फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान इसलिए रखा गया क्योंकि 180 मिलियन वर्ष पुराने जो लोअर जुरासिक काल की जो चीजें हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। इसकी स्थापना 1983 में करी गई थी। बहुत छोटा वर्ग क्षेत्र है इसका, 0.27 जो वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बस फैला हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पुरापाषाण कालीन चीजें जो है इस फॉसिल नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। अब आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है पन्ना। तो ये आप देखेंगे ये क्षेत्र है पन्ना, ठीक है। यहाँ पर पन्ना और छतरपुर जिले में ये स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 542.67 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पन्ना नेशनल पार्क को 1981 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय बंगाल टाइगर के लिए अपने पुनरुत्पादन कार्यक्रम के लिए जाना जाता है तथा बाघ आबादी को बढ़ाने में सफल रहा है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो बहुत पहले से फेमस है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका वर्ग किलोमीटर ये याद रखिएगा 542 है। कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? पन्ना और छतरपुर दोनों में पाया जाता है। तो नाम भले ही पन्ना है लेकिन पाया कहाँ जाएगा? पन्ना और छतरपुर दोनों में। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1981 में। खास बात क्या है कि इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया कब? 1994 में। खास तौर पे क्यों? क्योंकि बंगाल टाइगर जो उस समय लुप्त हो रहे थे उनको दोबारा से संरक्षण और संवर्धन वहां पे किया गया था। अब आता है इंपॉर्टेंट कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर है श्योपुर जिला, यहाँ पर आता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह नेशनल पार्क 344.686 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2018 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई है? 2018 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थापित है। इसका वर्ग क्षेत्र कितना है? 344.686। और स्थापना कब हुई है? बस रिसेंट में 2018 में। अब आता है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो यहाँ आप देखेंगे ये धार जिले का क्षेत्र है, यहाँ पर ये स्थित है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का कौन सा उद्यान है? दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब की गई? 2011 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 0.89 वर्ग किलोमीटर का, बहुत छोटा क्षेत्र है ये भी। 2006 में इस राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने अंडे जीवाश्म के रूप में मिले थे। तो ये आप देख रहे हैं ये वाले जो अंडे हैं ना, ये अभी अभी पाए गए थे। 6.5 करोड़ साल पुराने हैं ये 2006 में पाए गए थे। डायनासोर के अंडे के अलावा यहाँ सितारा मछली जिसे हम स्टारफिश के नाम से जानते हैं और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के जीवाश्म, शंख, पेड़ों के जीवाश्म भी मिले हैं। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये पूरा पाषाण काल के भी बहुत साल पहले का ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो खास बात यह है कि यहाँ डायनासोर के अंडे पाए गए थे, है ना, सितारा मछली है उनके अवशेष पाए गए हैं और कई प्रकार के जीव जंतुओं के भी अवशेष पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से रहेंगे? ये डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? धार जिले में। ये दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना करी गई थी 2011 में और वर्ग क्षेत्र कितना है? 0.89 वर्ग किलोमीटर का। 2006 में इस राष्ट्रीय उद्यान की लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने अंडे जीवाश्म के रूप में मिले थे। तो कब मिले थे ये? 6.5 करोड़ साल पुराने, 2006 में। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के से भी जाना जाता है, ये बाघ के
अभ्यारण्य में से एक है और भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश का राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कान्हा मतलब मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, वो है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मंडला पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, मंडला का पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, नौरादेही, जिसको अपन अभी आगे देखेंगे। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में त्रिभुज में स्थित है और यह क्षेत्र का सबसे बड़ा वन ब्लॉक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, रालामंडल। रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसमें होलकरों द्वारा निर्मित एक प्राचीन महल भी है। होलकर जो डायनेस्टी थी उनके द्वारा एक प्राचीन महल भी यहाँ बनाया गया था। तो रालामंडल असल में क्या है, सबसे छोटा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। तो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोडी, पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोडी। इसकी स्थापना वर्ष कितनी है, 1977 में इसकी स्थापना करी गई थी। क्षेत्र इसका कितना है, 446 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। कौन कौन से जिलों में ये पड़ता है, होशंगाबाद जिले में पड़ता है। कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण। तवा नदी इसके बीच से बहती है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। पचमढ़ी गुफा चित्रकला भी यहाँ पाई जाती है। तो बोडी नेशनल बोडी वन्यजीव अभ्यारण्य, बोडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसकी स्थापना वर्ष 1977 में करी गई। क्षेत्रफल 486 स्क्वायर किलोमीटर है। किस जिले में पाया जाता है, होशंगाबाद जिले में पाया जाता है। कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं यहाँ, शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण। तवा नदी इसके बीच से बहती है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। पचमढ़ी गुफा चित्रकला भी यहाँ पाई गई है। दूसरा है बगदरा। इसकी स्थापना वर्ष है 1978 की। क्षेत्रफल है इसका 478 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिले में पाया जाता है, सीधी जिले में पाया जाता है। कौन से जीव जंतु मिलते हैं यहाँ, काला हिरण, तेंदुआ, नीलगाय। गौरा पहाड़ी की शैल चित्रकला यहाँ पाई गई है। तो दूसरा वाला कौन सा था, बगदरा, वर्ष 1978, क्षेत्रफल 478, जिलों कौन से जिले में पाया गया, सीधी। जीव जंतु कौन कौन से मिले, काला हिरण, तेंदुआ, नीलगाय। गौरा पहाड़ी की शैल चित्रकला भी यहाँ पाई गई है बगदरा में। दूसरा है फेन। इसकी स्थापना वर्ष है 1973। इसका क्षेत्रफल कितना है, 110 स्क्वायर किलोमीटर। किस जिले में पाया जाता है फेन, मंडला में। जीव जंतु कौन से हैं, शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण। ठीक है। फेन जो दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वर्ष कितना है 1973, क्षेत्रफल 110 स्क्वायर किलोमीटर। जिले कौन से पाया जाता है, मंडला। जीव जंतु शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण यहाँ पाए जाते हैं। फिर आता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्ष 1971 में इसकी स्थापना करी गई। क्षेत्र है 225 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिले में पाया जाता है, मंदसौर जिले में। जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, नीलगाय, काला हिरण, तेंदुआ। इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। नीलगाय अभ्यारण्य स्थित है यहाँ पर। महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, गांधी सागर बांध नाला, चतुर्भुज नाला शैलचित्र, हिंगलाजगढ़ किला। ये सब यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान आपको मिलेंगे गांधी सागर में। तो गांधी सागर डैम तो फेमस है ही, आपको पता होगा। इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ष की स्थापना कितनी है, 1971, क्षेत्रफल 225 स्क्वायर किलोमीटर, जिला मंदसौर। जीव जंतु नीलगाय, काला हिरण और तेंदुआ पाए जाते हैं। इसकी सीमा राजस्थान से लगती है, गांधी सागर की सीमा राजस्थान से लगती है। नीलगाय अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। महत्वपूर्ण स्थल इसके कौन कौन से हैं, गांधी सागर बांध नाला है, चतुर्भुज नाला शैलचित्र है और हिंगलाजगढ़ किला भी यहाँ मौजूद है। अगला है गतिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्ष स्थापना वर्ष कब इसका, 1981। कितने क्षेत्रफल में फैला है, 511 स्क्वायर किलोमीटर। जिला कौन सा है इसका, ग्वालियर। कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पे, सोन पक्षी, काला हिरण, भारतीय बस्टर्ड। सोन पक्षी संरक्षण केंद्र यहीं पर मौजूद है। क्या नाम है इसका, गतिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्ष स्थापना वर्ष 1981, क्षेत्र 511 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिले में पाया जाता है, ग्वालियर में। जीव जंतु कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, सोन पक्षी, काला हिरण, भारतीय बस्टर्ड। सोन पक्षी संरक्षण केंद्र भी गतिगांव में स्थित है।
अगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है करेरा। इसका स्थापना वर्ष है 1981। क्षेत्रफल है 202 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिलों में पाया जाता है? शिवपुरी। जीव जंतु कौन से हैं? सोन पक्षी, काला हिरण। सोन पक्षी संरक्षण केंद्र कहाँ मौजूद है? करेरा में। करेरा वर्ष की स्थापना कितनी थी? 181 सन 1981। क्षेत्रफल कितना है? 202 स्क्वायर किलोमीटर। जिले कौन से में पाया जाता है करेरा? शिवपुरी में। जीव जंतु कौन से मिलते हैं यहाँ? सोन पक्षी, काला हिरण। और सोन पक्षी संरक्षण केंद्र भी करेरा में मौजूद है। फिर आता है केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना वर्ष 1981 है। क्षेत्रफल 45 स्क्वायर किलोमीटर का है। कौन से जिले में पाया जाता है? छतरपुर में। जीव जंतु कौन कौन से यहाँ पे? मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। मगरमच्छ अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है। केन में कौन स्थित है? मगरमच्छ अभ्यारण्य यहीं स्थित है। राने फॉल इसी में स्थित है। तो राने फॉल नाम की एक वाटरफॉल है, यहाँ पे स्थित है। केन नदी इसके बीच से बहती है। तो क्योंकि केन नदी यहाँ से बहती है इसलिए इसका नाम क्या है? केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्ष कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 1981। क्षेत्रफल कितना है? 45 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिले में पाया जाता है केन? छतरपुर में। जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ अभ्यारण्य भी केन में स्थित है। रेहान फॉल भी केन में स्थित है और केन नदी के इसके बीच से बहती है। अगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है खेयोनी। इसकी स्थापना वर्ष है 1956। क्षेत्रफल है 123 स्क्वायर किलोमीटर। कितने जिलों में फैला है ये? देवास, सीहोर। जीव जंतु कौन कौन से यहाँ पे है? तेंदुआ, मगरमच्छ, चामोइस, चित्तीदार हिरण। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये याद रखिएगा, खेवनी क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य। शंकरखो झरना यहीं पे स्थित है। खेवनी में आपको कौन सा झरना मिलता है? शंकरखो झरना। स्थापना दिवस कितनी है इसकी? 1956। वर्ग क्षेत्र कितना है? 123 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिलों में पाया जाता है? देवास और सीहोर। जीव जंतु कौन कौन से हैं? तेंदुआ, मगरमच्छ, चामोइस, चित्तीदार हिरण। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है और शंकरखो झरना भी यहीं से बहता है। अब आता है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्थापना वर्ष 1938। क्षेत्रफल है 435 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिलों में पाया जाता है? मुरैना में। जीव जंतु कौन कौन से मिलते हैं? मगरमच्छ, डॉल्फिन और कछुआ। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA है। अटेर किला यहाँ पे स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से मगरमच्छ रिजर्व यहाँ पे खोला गया है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्थापना वर्ष 1938। क्षेत्र 435 स्क्वायर किलोमीटर। जिला मुरैना। जीव जंतु मगरमच्छ, डॉल्फिन। ये खास तौर पे अकेला है चंबल में जहाँ पे आपको डॉल्फिन मिलेगी, और कछुआ। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है, IBA है। अटेर किला यहाँ पे स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से यहाँ मगरमच्छ रिजर्व खोला गया है। अगला है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्ष 1984 में स्थापना करी गई। क्षेत्र है 1195 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिले में पाया जाता है? सागर। जीव जंतु कौन कौन से हैं? नीलगाय, चित्तीदार हिरण, काला हिरण। यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बामनेर नदी इसके बीच से बहती है। इसमें ऊदबिलाव, मगरमच्छ और नीलगाय के अभ्यारण्य हैं। चेउला झील यहाँ स्थित है। ठीक है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्थापना वर्ष 1984। क्षेत्रफल 1195 स्क्वायर किलोमीटर। कौन सा जिला? सागर जिला। जीव जंतु कौन से? नीलगाय, चित्तीदार हिरण और काला हिरण। यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बामेर नदी नौरादेही के बीच से बहती है। यहाँ पर ऊदबिलाव, मगरमच्छ और नीलगाय के अभ्यारण्य भी मौजूद हैं। चेओला झील जो है वो यहीं पे पाई जाती है, नौरादेही में। अब आता है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्थापना वर्ष 1977। क्षेत्र है 417 स्क्वायर किलोमीटर। जिले कौन से में पाया जाता है? होशंगाबाद। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। जीव जंतु कौन कौन से मिलते हैं? बाघ, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, नीलगाय, सांभर। यहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जैसे मधुमक्खी फॉल, हांडी खो, धूपगढ़, गुफा बिंदु आदि। ठीक है। इंपॉर्टेंट है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्थापना वर्ष 1977। क्षेत्रफल 417 किलोमीटर। कौन सा जिला? होशंगाबाद। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक ये हिस्सा है। जीव जंतु यहाँ बाघ, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, नीलगाय, सांभर यहाँ जंतु पाए जाते हैं।
यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये तो सबको पता ही है। यहाँ पर जैसे मधुमक्खी फॉल, हांडी खो, धूपगढ़ गुफा, बिंदु आदि सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका स्थापना वर्ष 1983, क्षेत्रफल है 245 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिलों में फैला है? शहडोल। जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? तेंदुआ, चित्तीदार हिरण और नीलगाय। पन, पन, पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्ष कौन सा स्थापना? 1983, क्षेत्रफल 245 स्क्वायर किलोमीटर। जिला कौन सा मिलता है? शहडोल। कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तेंदुआ, चित्तीदार हिरण और नीलगाय। अगला है पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1977, क्षेत्रफल 118 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिले में पाया जाता है? सिवनी। जीव जंतु कौन कौन से मिलते हैं यहाँ? शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, गौर। इसका उल्लेख आईने अकबरी और रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में मिलता है। देखिए पेंच की इंपॉर्टेंस इसलिए है, मोगली वाली कहानी आपको पेंच की ही मिलती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्ष कहाँ की है? 1977 की, क्षेत्रफल 118 स्क्वायर किलोमीटर। जिला कौन सा? सिवनी में। जीव जंतु कौन कौन से मिलते हैं यहाँ? शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, गौर। और पेंच की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसका उल्लेख आपको आईने अकबरी में मिलता है और रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है, जिसके ऊपर मोगली जंगल बुक जो लिखी गई है, उसका आपको यहाँ पे मिलता है। अगला है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना वर्ष 1978, क्षेत्रफल इसका है 823 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिले में पाया जाता है? रायसेन। यह प्रोजेक्ट टाइगर का भी एक हिस्सा है। जीव जंतु कौन कौन से मिलते हैं यहाँ? शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, गौर। बारना नदी इसके बीच से बहती है। रातापानी बांध यहीं पे है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक गुफा चित्र यहाँ पाए जाते हैं। इसमें गिन्नौरगढ़ किला भी है। तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है? इसका स्थापना वर्ष 1978 का है, क्षेत्रफल 823 स्क्वायर किलोमीटर, रायसेन जिले में पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का भी ये हिस्सा है। शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, गौर यहाँ मिलते हैं। बारना नदी इसके बीच से बहती है। रातापानी बांध भी यहीं पे है। भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्र जो है वो यहीं पाए जाते हैं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और इसमें गिन्नौरगढ़ किला जो है वो भी रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। अब आते हैं संजय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष है 1974 का, क्षेत्रफल है 365 स्क्वायर किलोमीटर। जिले कौन सा है? सीधी। कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं? शेर, तेंदुआ, चामोइस, चित्तीदार हिरण, नीलगाय और चिंकारा। संजय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1974, क्षेत्रफल 365 स्क्वायर किलोमीटर। जिला सीधी। जीव जंतु कौन कौन से हैं? शेर, तेंदुआ, चामोइस, चित्तीदार हिरण, नीलगाय और चिंकारा। अगला है सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्ष इसका है 1976, स्थापना वर्ष, क्षेत्र है 288 स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जिले में पाया जाता है? रायसेन। जीव जंतु कौन कौन से हैं? शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, चामोइस, मगरमच्छ और कछुआ। चौकीगढ़ किला, बंदरिया मंदिर और जामगढ़ गुफा भी यहीं पर स्थित है। सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1974, क्षेत्र 288 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्र जिला कौन सा मिलता है यहाँ पे? रायसेन के अंदर ये पाया जाता है। जीव जंतु कौन कौन से हैं? शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, चामोइस, मगरमच्छ और कछुआ। चौकीगढ़ किला जो है, बंदरिया मंदिर है और जामगढ़ गुफा जो है वो आपको सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही मिलती है। अब आता है बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1974, क्षेत्रफल 42 स्क्वायर किलोमीटर। कौन सा जिला? सीधी और शहडोल। जीव जंतु कौन से मिलते हैं? मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ। सोन नदी पर ये स्थित है। तो बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोन नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी स्थापना वर्ष 1974 का है, क्षेत्रफल 42 स्क्वायर किलोमीटर। जिले कौन से मिलता है? सीधी और शहडोल में ये मिलता है। कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं यहाँ? मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुआ। अगला है सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1983, क्षेत्रफल 348 स्क्वायर किलोमीटर। कौन सा जिला? धार में स्थित है। खैमोर पक्षी संरक्षण, सलीम अली की सिफारिश पर अभ्यारण्य। पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी संरक्षण। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA है। ठीक है,
सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना 1983, क्षेत्र 348 स्क्वायर किलोमीटर, जिला कौन सा है? धार। खैमोर पक्षी संरक्षण भी यहीं पे है। पैराडाइज फ्लाइंग कैचर भी संरक्षण यहीं पे किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना जाता है। अब आता है सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना वर्ष है 1983, क्षेत्रफल है 12 स्क्वायर किलोमीटर, कौन से जिले में पाया जाता है? रतलाम। पैराडाइज फ्लाई कैचर जो जो शाह बुलबुल जो पक्षी है वो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, वो यहीं पाया जाता है। सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1983, क्षेत्र 12 स्क्वायर किलोमीटर, जिला कौन सा है? रतलाम। पैराडाइज फ्लाई कैचर जो शाह बुलबुल जिसे कहते हैं हम, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी यहीं पाया जाता है। अब आता है रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1989, क्षेत्र 2.34 स्क्वायर किलोमीटर, जिला कौन सा है? इंदौर। यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये याद रखिएगा, यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं? शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण। यह राज्य का पहला वन्य पशु जागरूकता केंद्र भी है। रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्ष 1989, क्षेत्र 2.34 स्क्वायर किलोमीटर, जिला इंदौर। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। जो जीव जंतु कौन कौन से मिलते हैं? शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण। यह राज्य का सबसे पहला वन्य पशु जागरूकता केंद्र भी है। अब है ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना वर्ष है 1994 की, क्षेत्रफल है 45 स्क्वायर किलोमीटर, जिला कौन सी पाया जाता है? निवाड़ी जिले में। जीव जंतु कौन कौन से हैं? चित्तीदार हिरण, नीलगाय, बेतवा और जामिनी नदी इसके बीच से बहती है। ठीक है, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1994, क्षेत्रफल 45 किलोमीटर, 45 स्क्वायर किलोमीटर, जिला निवाड़ी। जीव जंतु चित्तीदार हिरण, नीलगाय, बेतवा और जामिनी नदी इसके बीच से बहती, तो दो नदियां बहती है ओरछा से। अब आता है नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1974, क्षेत्रफल 60 स्क्वायर किलोमीटर, जिला कौन सा है? राजगढ़। कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, चामोइस, गौर, उल्लू। यह नरसिंहगढ़ किला है यहाँ पर, जिसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? नरसिंहगढ़ किले को, जो कहाँ मौजूद है? नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत। अन्य प्रसिद्ध स्थान जैसे चिदीखो झील, हाजी वाली दरगाह, बड़ा महादेव है यहाँ पर स्थित। यहाँ पे प्रागैतिहासिक चट्टान और दीवारें चित्रकला पाई जाती है। तो नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1974, क्षेत्रफल 60 स्क्वायर किलोमीटर, जिला राजगढ़। जीव जंतु यहाँ तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, चामोइस, गौर, उल्लू यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे नरसिंहगढ़ किला मौजूद है, जिसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। अथवा प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर कौन कौन से हैं? चिदीखो झील, हाजी वाली दरगाह और बड़ा महादेव मंदिर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक चट्टानें भी पाई जाती है, जहाँ पर दीवार पे चित्रकला उकेरी गई है। अब आता है रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1997, क्षेत्रफल 24 स्क्वायर किलोमीटर, कौन से जिले में पाया जाता है? दमोह। जीव जंतु कौन कौन से मिलते हैं यहाँ? तेंदुआ, चित्तीदार हिरण। रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1997, क्षेत्रफल 24 स्क्वायर किलोमीटर, जिले कौन से जिले में पाया जाता है? दमोह। जीव जंतु कौन कौन से हैं? तेंदुआ, चित्तीदार हिरण यहाँ पाए जाते हैं। अगला है गंगुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना वर्ष 1979, क्षेत्रफल 68 स्क्वायर किलोमीटर, जिला कौन सा मिलता है? पन्ना में। यह जंगली पानी बफेलो रिजर्व के संरक्षण के लिए ये गंगुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ राज्य का एकमात्र सरीसृप पार्क भी है। ये राज्य का क्या है? एकमात्र सरीसृप पार्क भी है। गंगुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इंपॉर्टेंस कैसे है? वर्ष 1979 में इसकी स्थापना, क्षेत्रफल 68 किलोमीटर, कौन से जिले में पाया जाता है? पन्ना। यहाँ जंगली पानी बफेलो जो है उसका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे राज्य का एकमात्र सरीसृप पार्क भी यही है। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो अपने यहाँ 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो जीव मंडल रिजर्व में पहला है पचमढ़ी, इसकी स्थापना वर्ष है 3 मार्च 1999 की। क्षेत्र कौन कौन सा यहाँ पे लगता है? होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा से ये टच करता है बायोस्फीयर रिजर्व। यह राज्य का पहला और देश का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व रहा है। मध्य प्रदेश का ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और देश का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व था।
इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। तो पचमढ़ी के अंतर्गत में आपको क्या क्या मिल जाता है? वर्ष 3 मार्च 1999 में स्थापना हुई। क्षेत्र इसका टच करता है होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा को। यह राज्य का पहला और देश का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पे शामिल है। अगला है अमरकंटक अचान कुमार बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना वर्ष है 30 मार्च 2005 की। क्षेत्र टच करता है डिंडरी, अनूपपुर और बिलासपुर को, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के साथ एक क्षेत्र साझा करता है। यह राज्य का दूसरा और भारत का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व रहा है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व था और भारत का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व था। क्या नाम है इसका? अमरकंटक अचान कुमार। वर्ष कब स्थापना हुई इसकी? 30 मार्च 2005। क्षेत्र कौन सा है? डिंडरी, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से ये क्षेत्र साझा करता है और राज्य का मध्य प्रदेश का दूसरा और भारत का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। अब आता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। स्थापना वर्ष 25 अगस्त 2011। क्षेत्र कौन सा है? पन्ना और छतरपुर को ये टच करता है। यह राज्य का तीसरा और भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है। केन नदी रिजर्व से होकर ये बहती है। केन नदी जो है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से होकर बहती है। हाल ही में यह यूनेस्को की विश्वव्यापी नेटवर्क में शामिल होने के कारण चर्चा में भी था। ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना वर्ष 25 अगस्त 2011 की। क्षेत्र कौन सा है? पन्ना और छतरपुर को टच करता है। राज्य का तीसरा और भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है। केन नदी इसके बीच से होते बहती है और यूनेस्को की विश्वव्यापी नेटवर्क में अभी ये चर्चा में रहा था। अब आते हैं आखिरी में अपन वन्यजीव से संबंधित वैधानिक निकाय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है। राज्य का वन्यजीव बोर्ड। तो मध्य प्रदेश का वन्यजीव बोर्ड जो है ये एक सलाहकार निकाय है। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, सलाहकार निकाय है। यह वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 6 के तहत एक वैधानिक निकाय है। क्या है ये? वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 6 के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस निकाय के अध्यक्ष हैं और वन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की बैठक प्रतिवर्ष 2 बार होती है। ठीक है, राज्य का वन्यजीव बोर्ड सलाहकारी निकाय है। यह वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 6 के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस निकाय के अध्यक्ष होते हैं और वन मंत्री कौन होते हैं? उपाध्यक्ष। बोर्ड की बैठक कब होती है? प्रतिवर्ष 2 बार होती है। अब आता है मध्य प्रदेश के जैव विविधता बोर्ड। यह जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकार निकाय है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2005 को की हुई थी और बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश के जैव विविधता बोर्ड के ये एक जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकार निकाय है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2005 को हुई थी। बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इतना ही रहा अभी का। अगले वीडियो में हम देखेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो बने रहिएगा।